नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाई डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से मैं नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं और देखते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन क्या होता है? आरबीसी। ठीक है बच्चों, आरबीसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आरबीसी का जीवन काल है वो कैसा होता है। देखिए आरबीसी, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इनका हमें पता कैसे लगता है? देखो मैं आपको बताता हूं, जब भी डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम होती है, हम चेकअप जब करवाते हैं तो सीबीसी करवाते हैं बच्चों। सीबीसी में क्या होता है कि ब्लड रिपोर्ट्स आती है जिसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, बाकी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स होती है। मेन मैं बता रहा हूँ जो अपन को ध्यान रखना होता है, अपन कैसे एक ब्लड रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आरबीसी वहाँ पर काउंटिंग दे रखी होती है, डब्ल्यूबीसी दे रखा होता है। अब मैं आपको बता दूँ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या रहता है कि अपने 12 से लेकर 16 और कई कई आपको जगह 13 से लेकर 18 भी मिल जाएगा, एक इंच के बीच होना चाहिए। ठीक है, अब ये मानदंड माना गया है, क्राइटेरिया माना गया है। तो हीमोग्लोबिन का मतलब है कि हमारे बॉडी में ब्लड है इतना, इससे कम चला जाता है तो बॉडी डॉक्टर बोलते हैं भैया आपको ब्लड बढ़ाने की जरूरत है, और इससे ज़्यादा चला जाता है तो आप बोलते हैं भैया ये आपको आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। कोई भी जब बॉडी में किसी भी चीज़ की मात्रा मिनरल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको कम करते हैं, और जो कम हो जाते हैं उनको बढ़ाने की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, हमसे ये पूछा है कितने दिनों तक ये जीवित रहती है, तो ये 100 से लेकर 120 डेज तक ये जीवित रहती है। कितने डेज तक रहती है? 100 से लेके 120 तक रहती है। रेड ब्लड सेल्स रहती है, हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है बच्चों? प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। और प्रोटीन या हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वो आवश्यकता होती है आयरन की। तो आपने देखा होगा एक चीज़ देखी होगी, जो माताएं होती हैं जिनके गर्भाशय से होती है उन्हें आयरन की गोलियां दी जाती हैं। रीजन क्या होता है आयरन की गोलियां देने से? कि प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन बनेगा तो हीमोग्लोबिन की कमी उनमें नहीं आएगी। अब बात ध्यान रखिएगा। देखो आयरन किससे मिलेगा? प्रोटीन से मिलेगा। प्रोटीन बढ़ने से क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की जो नंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, बॉडी में ब्लड की मात्रा बढ़ेगी। और जब बच्चों को जन्म देती है तो ज़्यादातर महिलाओं में ब्लड की कमी पाई जाती है, और इसी कमी को दूर करने के लिए हमें आयरन की गोलियां देते हैं। उन्हें क्या देते हैं? आयरन की गोलियां देते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब दूसरी बात यहाँ से कि जब कभी भी सीबीसी देखोगे तो आरबीसी दे रखा होगा, तो उसका एक क्राइटेरिया दे रखा होता है, उसको हम चेक कर सकते हैं। एक डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, हीमोग्लोबिन होता है, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स से हम देखते हैं कि अगर प्लेटलेट्स डाउन आ जाती हैं तो हमें देखते हैं कि बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है, पहली चीज़। और डेंगू की शिकायत हो चुकी है। डेंगू का पता किससे लगाया जाता है? आपको यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लेटलेट्स डाउन होने पर क्या होता है? डेंगू की शिकायत होती है। हीमोग्लोबिन जब डाउन होता है तो कहते हैं भैया खून की कमी हो चुकी है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है खून की कमी को क्या बोला जाता है। मैं लास्ट पेपर में आपको ये सोल्यूशन दिया था, खून की कमी को क्या बोला जाता है। और हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, वो ये पूछा गया है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन होता है। कितना होता है? 100 से 120 दिन होता है। ये जो नष्ट होती हैं लीवर में नष्ट होती हैं। नष्ट कहाँ होती है बच्चों? लीवर में होती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दूसरी बात यहाँ से एक और चीज़ बात याद रखनी है, फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाने का कार्य आपको पूछा जाएगा कि फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाने का कार्य हीमोग्लोबिन ही करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन अन्य अंगों तक आरबीसी और हीमोग्लोबिन ही करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। और आरबीसी जब नष्ट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जब नष्ट हो जाती हैं, स्प्लीन बोलते हैं और लीवर, ये बात भी हमें यहाँ से यकृत, लीवर को क्या बोलते हैं हम? यकृत बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ से सीबीसी देखना भी सीख चुके हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। डाइपस 1 इम्यूनोथेरेपी निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? अब ये पूछा गया है कि इम्यूनोथेरेपी दी जाती है बच्चों। क्या दी जाती है?
इम्यूनोथेरेपी दी जाती है डाइफस 1, तो ये किस में दी जाती है, किस रोग के अंदर ये दी जाती है, हमसे पूछा जा रहा है। तो ये दी जाती है कुष्ठ रोग के अंदर, लेप्रोसी में दी जाती है बच्चों। किस में दी जाती है, लेप्रोसी के अंदर ये जो मेडिसिन है या इम्यूनोथेरेपी है ये दी जाती है। अब मेनली लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, एंटायरोवायरल होती है, एक एंटायरोवायरल होती है जो कि एड्स में दी जाती है। ये बात ध्यान रखना, एड्स का भी मैं बता देता हूँ, एंटायर वायरल नाम से एक इम्यूनोथेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है। ये किस में दी जाती है बच्चों, ये दी जाती है एड्स से रोगी प्रभावित जो होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और जो डाइपस 1 है वो किस में दी जाती है, कुष्ठ रोग में दी जाती है, ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, लेंस की शक्ति नापने के लिए हम किस मात्रक का यूज करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या होता है, डायोप्टर होता है बच्चों। क्या होता है, डायोप्टर होता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। लेंस की शक्ति मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। आपसे पूछेंगे मोल किसका होता है, तो ये होता है पदार्थ का। किसका होता है बच्चों, पदार्थ का होता है। कैंडेला ये प्रकाश की तीव्रता को नापता है, ये किसको नापता है बच्चों, प्रकाश की तीव्रता को, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और केल्विन किसका होता है बच्चों, तापमान को मापने का होता है, ये तापमान यानी कि टेम्परेचर को करता है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान। डायोप्टर, मोल, कैंडेला, केल्विन, ये सारी चीजें हमें यहां से याद रखनी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेजर प्रिंटर में किस तरह की लेजर का प्रयोग किया जाता है, जैसे लेजर प्रिंटर जो आता है उसमें किस प्रकार के लेजर जो प्रिंटर में किस प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें अर्धचालक लेजर का उपयोग किया जाता है बच्चों। किसका यूज किया जाता है, अर्धचालक का यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखने वाली। आपसे पूछे सर गैस लेजर का, आपने देखा होगा जब अपने व्हीकल यानी बाइक हो सकती है, ठीक है, कोई गाड़ी हो सकती है, या घर में कोई भी काम जब वेल्डिंग कराने के लिए ले जाते हैं तो वेल्डिंग से जो रिलेटेड कार्य होते हैं उसमें कौन सी गैस लेजर यूज किए जाते हैं, कौन से लेजर यूज की जाती है, गैस लेजर यूज की जाती है। आपसे पूछेगा कि डाई लेजर का यूज कहाँ किया जाता है, CD एंड DVD आपने सुना होगा, अभी तो इतना इनका प्रचलन नहीं है, एक समय पर बहुत इनका प्रचलन था। CD DVD में डाई लेजर का उपयोग किया जाता था। गैस लेजर का किस में किया जाता है, तो गैस लेजर का किस में किया जाता है, वेल्डिंग में बच्चों, मेनली किस में किया जाता है, वेल्डिंग में इसका यूज किया जाता है। ये सारी चीजें हमें याद रखनी, जैसे अर्धचालक का लेजर प्रिंटर में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, डाई लेजर का CD DVD में किया जाता है, और गैस लेजर का किया जाता है वेल्डिंग के अंदर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए आप लोग, ठीक है सर आ जाइए। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है बच्चों, 22 मई को ये दिवस मनाया जाता है। वॉइस क्लियर है ना मेरी, पहले तो ये क्लियर कर लो कि कभी कभी क्या होता है वॉइस क्लियर नहीं आ रही होती है। चलिए, ग्राफीन और फुलरीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्राफीन एंड फुलरीन विच अमंग द अबव स्टेटमेंट एज आर करेक्ट, ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। चलो देखते हैं क्या है इसमें। ग्राफीन 2 आयामी है, फ्लोरीन आमतौर पर 3 आयामी। सही बात है भाई, इसने बात कैसी बोली, एकदम करेक्ट बोली है। जो ग्राफीन होती है वो कैसी आयामी होती है, 2 आयामी, और आमतौर पर फ्लोरीन कितनी आयामी होती है, 3। ग्राफीन कार्बन का sp2 और जबकि फ्लोरीन sp3, नहीं ये गलत है। ग्राफीन पेट्रोल में नहीं घुलता लेकिन फ्लोरीन घुल जाता है, ये सही है। तो अब ये देखो कि कहाँ पर ऑप्शन 1 एंड 3 सही है, तो आंसर डी सही है। मतलब कि 32 नंबर के जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर जिसके तहत वो उधार देने के लिए व्यवहार्य नहीं है को के रूप में जाना जाता है। जैसे यहाँ पर आरक्षित रिजर्व दे रखा है, मार्जिनल रेट दे रखा है, बेस रेट दे रखा है, प्राइम लैंडिंग रेट। तो ये कह रहा है कि न्यूनतम ब्याज दर बैंक, जैसे कि आरबीआई को अपन आधार मानते हैं थोड़ी देर के लिए। आरबीआई क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक के पास गया बच्चों, यानी कि पीएनबी के पास। आरबीआई का मैं नाम लिख, यहाँ पे एसबीआई लिख देते हैं। ये एक क्या है, ये तो सेंट्रल बैंक हो गया, आरबीआई सेंट्रल बैंक है। और ये बच्चों कैसा बैंक है, ये कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक है। मैं बैंक रेट ही बताऊंगा, एक होती है बैंक रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट, यानी कि इसको मैं बोलता हूँ रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब समझेंगे, ठीक है। रेपो रेट में क्या करता है कि कमर्शियल बैंक क्या कर रही है, लोन ले रही है आरबीआई से, और इसमें इंटरेस्ट किसके पास आ रहा है बच्चों, आरबीआई के पास। रेपो में क्या करता है, इंटरेस्ट रिसीव कौन कर रहा होता है,
इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई आरबीआई, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई आरबीआई। अब समझिएगा, मैं बहुत सी शानदार चीज़ समझाने वाला हूँ, यहाँ से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इसका रेपो रिवर्स रेपो रेट में कभी गलती नहीं होगी, और जो इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया उसमें भी कभी गलती नहीं होगी। एक है रिवर्स रेपो रेट। अब बात समझो, रिवर्स कर दिया कि नहीं किया इसने, ये वो देखो आप लोग, इसने कर दिया भैया, क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब हम भी रिवर्स साथ साथ इसके कर देते हैं, इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, अपन रिवर्स कर देते हैं। चलो, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई आरबीआई। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। अब बात समझिएगा, यहां पे मैंने लिखा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई आरबीआई, ब्याज किसको मिल रहा है, आरबीआई को। इसने लोन किसको दिया होगा, लोन रिसीव बाई कमर्शियल बैंक, लोन रिसीव्ड बाई कमर्शियल बैंक, सी भी लिख रहा हूं मैं, कमर्शियल बैंक। अब दूसरे पहलू पर आते हैं अपन लोग, दूसरे जब पहलू पे आते हैं तो लोन रिसीव्ड बाई आरबीआई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं दोनों के माध्यम से, आरबीआई लोन दे रहा है एसबीआई को, तो रिसीव कौन कर रहा है, वो इंटरेस्ट ब्याज को आरबीआई, तब तो ये रेपो रेट करता है। रेपो रेट हमेशा ज्यादा मिलेगी कंपैरिजन टू रिवर्स रेपो रेट के। लेकिन अब सपोज करो, एक मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं आपको ये चीज यहां से, तो सपोज करो कि सेंट्रल बैंक आरबीआई बैंक को 8% अपना ब्याज दर है, इसने निर्धारित कर रखा है कि मैं 8% तो दूंगा ही दूंगा, इससे नीचे नहीं जा सकता। अगर इससे नीचे मैं गया ना तो मेरे को घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो आरबीआई के द्वारा या कमर्शियल बैंकों के द्वारा एक रेट फिक्स कर ली जाती है कि मैं इसके नीचे किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं दे सकते, इस रेट से नीचे किसी को लोन नहीं दे सकते। जैसे इधर आओ वापस क्वेश्चन पे, उसको बोलते हैं बेस रेट, उसको क्या बोलते हैं, बेस रेट। ठीक है, पहले हमने देखा कि रेपो रेट क्या थी, रेपो रेट का मतलब ये था कि आरबीआई लोन दे रही है किसको, एसबीआई को, और ब्याज किसको मिल रहा था, आरबीआई को। अब रिवर्स में क्या हो गया था कि लोन कौन दे रहा था, एसबीआई किसको दे रही थी, आरबीआई को, और रिसीव कौन कर रहा था, कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रिसीव कर रही थी। लेकिन इंटरेस्ट भी रिसीव करेंगे तो उसका कोई परसेंटेज तो होगा, और वो परसेंटेज कितने से नीचे नहीं जा सकता। मुद्दे की बात ये है, सपोज कीजिए आप लोग, मैंने कहा 8%, कई जगह 6% है, तो अब 6% जब मैंने माना तो इससे नीचे नहीं हो सकता है, तो इसी को बोलते हैं बेस रेट, कि हर एक बैंक का एक बेस रेट होता है जिससे वो नीचे नहीं जा सकता। अगर उससे नीचे जाता है तो अपने उसे कॉन्स्टिट्यूशन से, अपने नियमों से उसे सौदा करना पड़ेगा, वो उससे नीचे नहीं जा सकता। वो कितना भी हो सकता है, हर एक बैंक का अलग होता है, आरबीआई का अलग है, कमर्शियल बैंक का अलग होता है। उसने एक आधार बना लिया है कि मैं 6% या 5% से नीचे जाने का कोई भी कॉलम नहीं है, कोई भी मेरी इच्छा नहीं है, मेरी बैंक नहीं जाना चाहती है। तो जो बैंक, इसको कैसे समझेंगे, जब बैंक निचले स्तर से, जब बैंक निचले स्तर से इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करता है, इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करता है, कम नहीं करता है, उस रेट को क्या बोला जाता है, बेस रेट बोला जाता है, बेस रेट। जैसे एक प्रोडक्ट के बारे में ले लेते हैं, जैसे आप किसी कंपनी चला रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कोई कंपनी चला रहे हो, छोटी सी, जैसे रिलायंस चला रहे हो आप, रिलायंस के अलावा कोई भी एक टाटा चला रहे हो, आप ये समझो, आप टाटा कर रहे हो, ठीक है। आपने कोई गाड़ी बनाई, कोई भी एक टाटा पंच बना दिया आपने, एक गाड़ी, बात करो टाटा पंच की मैं बात करता हूँ। आपको पता है कि कंपनी को उसको बनाने में मिनिमम जो कॉस्ट आई है 5 लाख आई है, इसको डाटा में लेते हैं, 4,98,000 आई है। वो इससे कम तो नहीं करेगा, टाटा जो कंपनी है इससे कम नहीं करेगा। इसी को हम क्या बोल देंगे, बेस रेट बोलेंगे। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, बेस रेट बोल देंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं है। फिर इस पे अपना ये प्रॉफिट जो भी इंक्लूड करेगा, इंश्योरेंस हुआ, आरटीओ जो भी इंक्लूड करेगा, या किसी का कमीशन हुआ, वो इसके बाद होंगे। लेकिन इससे नीचे ये नहीं जा सकता। जब भी कोई कंपनी हुई, कोई बैंक हुई, अपनी जो एक निर्धारित प्राइस से, निर्धारित रेट से नीचे नहीं जाता है, उसी को बोलते हैं हम बेस रेट। ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपको मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। और बेस रेट भी यहाँ से क्लियर हो गया है, वो कितना भी हो सकता है। अलग अलग बैंकों का बच्चों को क्या होता है, अलग रहता है। तो यही ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर क्या है जिसके तहत उस उधार देने के लिए व्यवहार्य नहीं है, उससे नीचे वो उधार नहीं दे सकता है, तो वो कौन सा है, आधार है इधर। ठीक है, यानी कि बेस रेट है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय लघु
बचत कोष निम्नलिखित में किस प्रकार का हिस्सा है? नेशनल स्मॉल सेविंग फंड इज ए पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए भैया, ये इस क्वेश्चन एक बार नहीं पूछा गया, कई बार पूछा गया। जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले कंसोलिडेटेड फंड की बात करते हैं। चलिए, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? पहली बात तो इसमें सभी प्रकार की सरकारी इनकम शामिल है, सभी प्रकार की सरकारी इनकम शामिल है। अब कैसे भी हो सकता है सरकार की इनकम, टैक्स भी हो सकता है, नॉन टैक्स भी हो सकती है, ठीक है ना। इनकम टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारे डायरेक्ट, पहले तो टैक्स शामिल हो गए, ठीक है। इसके अलावा अदर सोर्सेज है इनकम के, वो भी सारे शामिल है। मतलब सभी प्रकार की सरकारी इनकम शामिल होती हैं, ये समझ लीजिए। पहले तो सभी प्रकार की इनकम शामिल होती है कंसोलिडेटेड फंड में। इसकी खास बात क्या होती है? इसमें से जब पैसा खर्च किया जाएगा ना, तो संसद से परमिशन का लेना जरूरी है। अब एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए जी, आपसे पूछा जाएगा कि पार्लियामेंट या संसद से किस खर्च को करने के लिए हमें आज्ञा लेनी होती है, तो ये बात ध्यान रखना। तो कंसोलिडेटेड फंड से हमें कोई भी पैसा खर्च करना है तो संसद की परमिशन जरूरी है, संसद की परमिशन या आज्ञा, संसद की परमिशन आज्ञा जरूरी है। बात सब ये कंसोलिडेटेड फंड के बारे में समझ में आया कि नहीं? इसमें सरकार की सभी प्रकार की इनकम शामिल होती है, बात समझ में, मैं हट भी जाता हूँ लोग। और संसद की, अब इसे संसद की परमिशन लेनी होती है खर्च करने के लिए, संसद की परमिशन लेनी होती है यह फंड खर्च करने के लिए। मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ, यह फंड खर्च करने के लिए। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं बहुत आसान भाषा में लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये बात सब समझ लेना, ठीक है। ये बहुत आसान भाषा में लिखा जा रहा है ये, ठीक है, बहुत आसान भाषा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? एक आया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स क्या होते हैं वो देखते हैं अपन। आओ, पब्लिक अकाउंट इंडिया, इसमें भी सभी प्रकार की इनकम शामिल होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस एक होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है? इधर ये सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। इसको खर्च करने के लिए संसद की अनुमति नहीं चाहिए होती है। इसको खर्च करने के लिए, एक्सपेंसेस करने के लिए सरकार के संसद की अनुमति लेनी नहीं होती है। सरकार को किसकी अनुमति नहीं चाहिए होती है? संसद की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है। ये दोनों बेसिक डिफरेंस समझ आया? यहाँ तो हमें संसद की परमिशन की आवश्यकता थी, यहाँ पे तो संसद की, कंसोलिडेटेड फंड को खर्च करने के लिए संसद की आवश्यकता थी कि भैया हम इसको पूछ के करेंगे, लेकिन यहाँ कोई भी अनुमति लेने की कोई आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेटेड फंड में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी 3 और 2 और बचे, उसको भी देखते। भारत की आकस्मिक निधि और प्रधानमंत्री राहत कोष, चलो इसको भी देखते। आकस्मिक इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड के बाद, और एक प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के बारे में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए कैसे इमरजेंसी फंड, जैसे कि हमारे देश में कोई भुखमरी आ गई है, अर्थक्वेक आ गया, या बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई, ठीक है ना, अर्थक्वेक आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, देश में इमरजेंसी के कारण कोई कारण ऐसा हुआ कि देश में प्रॉब्लम आ गई, तो मतलब आकस्मिक चीज़ों के लिए, इमरजेंसी के लिए हम इमरजेंसी फंड का यूज करते हैं। कोई भी ऐसी घटना घटित हो जाती है देश में जो हमें आकस्मिक फंड की आवश्यकता है, तो उसको खर्च अपन कर सकते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। अपन को उसको क्या कर सकते हैं, भूकंप हुआ, अन्य इमरजेंसी आने पर उसे खर्च कर सकते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। दूसरा पूछा गया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड क्या है। अरे ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहता है, ये किसके अंडर में काम कर रहा होता है? प्राइम मिनिस्टर का एक खुद का फंड होता है, प्रधानमंत्री का फंड होता है। ये प्रधानमंत्री अपने हिसाब से इसे खर्च करते हैं, प्रधानमंत्री के अनुसार ये कार्य हो रहे होते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, अब ये देखते हैं। हमसे क्या पूछा गया है
कि राष्ट्रीय लघु बचत कोष निम्नलिखित में किस प्रकार का है, तो यह भारत का सार्वजनिक खाता या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया कंटेंजेंसी फंड है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये वजह कौन सा है, पब्लिक अकाउंट फंड है। क्या है बच्चों, ये पब्लिक अकाउंट फंड है जिसमें सेविंग्स भी शामिल होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। इसमें एक चीज इंक्लूड कर सकते हो, राष्ट्रीय लघु बचत खाता भी आप लिख सकते हो यहाँ, राष्ट्रीय लघु बचत खाता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट फंड हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। क्लियर है कि नहीं है, कंटेंजेंसी हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, अपना आंसर यहाँ से बी कर देंगे अपन। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियरली समझा दी हैं। भारत के कुल बाहरी ऋणों में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित में से किस मुद्रा में, मतलब भारत के पास जो लोन है ना, भारत के पास क्या लोन है, ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है और इस पे है लोन बच्चों। अब भारत देश पे लोन है तो किस देश का सबसे ज्यादा है, तो किस रूप में, किस मुद्रा में है, तो वो किस मुद्रा में, तो आप लोग ध्यान रखिए ना, डॉलर में है। हम पे जो देश पर कर्ज है वो है डॉलर में सर्वाधिक है। और डॉलर कहाँ की करेंसी है, अमेरिका की करेंसी। कहाँ की है बच्चों, अमेरिका की। अमेरिका की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है बच्चों, तो अमेरिका की कैपिटल का नाम है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। ये बात भी आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और उसमें ऑप्शन में एक येन दे रखा है, जापान की करेंसी है येन। येन कहां की करेंसी है बच्चों, जापान की है। और जापान की कैपिटल का नाम क्या है बच्चों, टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या नाम है, टोक्यो। ठीक है, इसकी संसद कई बार पूछी गई, संसद है डाइट। पार्लियामेंट का भी नाम पूछा गया, तो पार्लियामेंट का नाम डाइट। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और क्या ऑप्शंस दे रखे, यूरो दे रखा है और भारतीय रुपया। यूरो, यूरो मेनली यूरोप में चलता है बच्चों। यूरो कहाँ चलता है, यूरोपियन जो कंट्री है इसमें चलता है, यूरोपियन में। ठीक है, और पाउंड अगर आता है यहाँ पर तो पाउंड चलता है इंग्लैंड में। और रुपया हमारे भारत देश के अलावा अन्य देश भी वहाँ पे चलता है, लेकिन मेनली हम अपना देश ही इंडिया ही लिखेंगे यहाँ पर। तो ये करेंसी है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है कौन सी करेंसी किस कंट्री में चलती है। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी हमसे कई सारे पूछे जा रहे हैं, ऐसे करके भी सही कई सारे हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना। 35 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर, अमेरिकी डॉलर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आ जाइए भैया, अब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, ये क्योंकि बहुत स्टेटमेंट है, इसमें क्या है वो देखते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में चुने जाने पर अयोग्यता के लिए आधार नहीं है, कौन सा कारण है कि जिसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं एक एक करके। यदि व्यक्ति राज्य के सरकार के अधीन लाभ का पद रखता है, भाई देखो आपको पार्लियामेंट का मेंबर बना दिया जाता है, ठीक है, और आप किसी सरकारी पद पर मौजूद है, ये इलीगल माना जाता है, ये गलत तरीका है। तो हम पहला तो गलत है, ये वैध घोषित कर देगा किसी भी मेंबर को। ये कैसे, वो अवैध, सॉरी वैध नहीं, अवैध घोषित कर देगा। यदि व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ले, ये भी नहीं, दूसरे देश का नागरिक भी नहीं होना चाहिए। पहले कनाडा के तुम नागरिक हो, इधर तुम प्रधानमंत्री बन के बैठे हो, तो भैया फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। आओ, यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य है, यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य है, चलो ये बात भी सही है। 10वीं अनुसूची में क्या है वो भी बताऊंगा मैं अभी, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए। अगला क्या है, यदि व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। तो पहले इन तीसरा चौथा, ये दो तो केस समझ में आ गए होंगे आपको क्लियरली। अब यह है 10वीं, 10th शेड्यूल क्या है, 10th शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। आइए, इसके बहुत आसान है, ऐसी कोई महाभारत नहीं है इसमें कि कोई ऐसे खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जो मैं बताता हूँ आपको, इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी पार्टी से चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा, कोई निर्दलीय भी लड़ लेता है। अगर कोई पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, उसने पार्टी की बात नहीं मानी, किसी पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ने पर, किसी पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ने पर, चुनाव लड़ने पर पार्टी के अनुसार नहीं चल, पार्टी के अनुसार नहीं चलने पर
नहीं चलने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कोई, मैं एग्जांपल देके बताता हूं, कोई बीजेपी पार्टी का कोई मेंबर है, एग्जांपल से समझते हैं, बीजेपी पार्टी का कोई मेंबर है, ठीक है, बीजेपी पार्टी मेंबर है। अब बीजेपी ने इससे कहा कि आपको ना उपराष्ट्रपति जो चुनना है ना, हम जिसको बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट चुनना है, हम जो बोलेंगे ना उसको वोट करनी है। जैसे मैंने कहा कि बीजेपी ने कहा कि आपको वोट करनी है, वोट फॉर राम। वोट किसको करनी थी? राम को। बीजेपी का इंस्ट्रक्शन था इस व्यक्ति को, मेंबर को, आपको वोट करनी है राम को। लेकिन इस मेंबर ने क्या कहा? वोट, मेंबर ने फिर क्या कहा? मेंबर ने वोट कर दिया, मेंबर वोट टू श्याम। मेंबर ने वोट किसको किया? श्याम को। तो ये गलत है। इसका प्रोसेस जो बताया गया है वो 10th शेड्यूल में बताया गया, इसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है पार्टी के द्वारा। तो यही कहता है, हमें 10th शेड्यूल कहता है। यही क्या कह रहा है? 10th शेड्यूल। भैया अगर किसी के पार्टी की बात नहीं मानते तो आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसने डाला, अयोग्य घोषित कर दिया। अयोग्य घोषित करने के बाद यही शेड्यूल 10 कहता है कि भैया अयोग्य घोषित आपको किया जा सकता है। ठीक है, आगे क्या है इसमें? यदि व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत, निवारक निरोध कानून क्या है इसको भी समझते हैं। आइए, निवारक निरोध कानून देखते हैं। निवारक निरोध कानून, अब ये क्या कहता है ये भी समझ लो। इससे ये क्या कह रहा है वो समझिएगा। इसने कहा कि भैया देखो, आप पर शक है कि आप कोई गलत कदम उठा सकते हो, तो पुलिस या कोई गवर्नमेंट का कोई एंटिटी इसे अरेस्ट कर सकता है। शक पर, पुलिस के शक पर, शक मतलब समझते हो किसी पे विश्वास करने, अविश्वास, पुलिस के शक पर, पुलिस शक पर किसी को गिरफ्तार करना, किसी को गिरफ्तार करना, इस कारण भी अयोग्य हो सकता है। वो अयोग्य नहीं होगा, मतलब अरे शक, सॉरी, इसको अयोग्य नहीं होगा, योग्य ही है। अब किसी पे शक है, कोई चुनाव लड़ रहा है, किसी, सपोज करो कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ रहा है, राहुल गांधी साहब, राहुल गांधी पर शक है कि भैया ये 2-4 को टपका देंगे, या इसकी जो भाषण दिए जाएंगे उससे क्या होगा कि हिंसा फैल जाएगी, या हिंसा फैल जाएगी। इससे क्या होगा? हिंसा फैल जाएगी। पुलिस शक पर किसी को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस को, वो पुलिस वालों को दिक्कत थी कि भैया कहीं ये कोई अवैध भाषण ना दे दे, कोई ऐसी बात ना कर दे। कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी को नजरबंद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अयोग्य घोषित कर दिया है, अयोग्य नहीं है, तो ये योग्य, लेकिन कुछ समय के लिए नजरबंद कर दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर जो होगा हमारा डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। ये 10वीं अनुसूची के तहत भी अयोग्य हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो हमारा केवल 4 आंसर सही है। जो इसे अवैध घोषित आधार नहीं माना जाता है अयोग्यता का। अयोग्यता के बाकी 3 कारण सही हैं इसमें, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बाकी सही कौन सा नहीं है? चौथा नंबर, यानी कि 4th नंबर का आंसर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। क्लियर है ना? ठीक है भाई, ठीक। सभी चलें आगे, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों, 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन को नियंत्रण संबंधित है। मतलब कि कुछ राज्य ऐसे हैं, सम स्टेट ऐसी है आप सही है ना? वॉइस सही है? ठीक है। सम स्टेट्स क्या है, क्या कहना मैं आपसे चाह रहा हूं यहाँ पे कि कुछ स्टेटों को ना एक विशेष दर्जा दिया है। विशेष दर्जा क्या है कि वे अपने राज्य के अंतर्गत, अपने राज्य के अंतर्गत, ठीक है, विधायी और प्रशासनिक, विधायी शक्तियां और
प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं उन्हें, प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं, शक्तियां। ये अरुणाचल प्रदेश के पास नहीं है। कौन कौन सी प्रदेश है वो बताने, तो ये अरुणाचल प्रदेश के पास तो है नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में तो वो सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। अब किसके पास है वो देखते हैं, आइए। वो है असम के पास है, मेघालय के पास है, त्रिपुरा के पास है, मिजोरम के पास है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक गुरु थे? ठीक है, मतलब शिवाजी के कौन धार्मिक गुरु माने जाते हैं? ठीक है, इनकी फर्स्ट जो गुरु मानी जाती हैं शिवाजी, इनकी माँ मानी जाती है। जैसे मैं हम इनके हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं अपन, स्वराज्य, महाराज शिवाजी। महाराज शिवाजी, शिवाजी का जो जन्म होता है बच्चों, वो होता है सिवनेरी दुर्ग में होता है। सिवनेरी दुर्ग में होता है। कहाँ कब होता है? 1630 में होता है। इनके जो फादर होते हैं शाहजी होते हैं, फादर शाहजी। और आपको मदर का नाम कौन होता है, क्या होता है बच्चों? जीजाबाई होता है, जीजाबाई। जीजाबाई के बारे में कहा जाता है कि जो प्राथमिक ज्ञान जो होता है माँ के द्वारा मिलता है, लेकिन जीजाबाई ने उनको बहुत ही तरीके से पाला था, बहुत ही इन्हें योद्धाओं की तरह पाला था। योद्धा, वॉरियर बनने की जो प्रारंभ जो शिक्षा होती है योद्धा बनाने की, जीजाबाई के द्वारा शिवाजी को दी जाती है। ये बात यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब पूछा गया है कि धार्मिक गुरु कौन है इनके। ठीक है, जैसे ऑप्शन जो दिया गया है जैसे ये रहा, तो रामदास इनके क्या होते हैं बच्चों? धार्मिक गुरु होते हैं। कौन होते हैं? रामदास। ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखना। स्वराज्य का जो पाठ है, जो स्वराज के बारे में जो बताया जाता है, स्वराज मराठा में आपने देखा होगा, जो स्वराज की जो मांग जो पहले जो प्रारंभ की जाती है वो रामदास जी के द्वारा की जाती है। रामदास जी जो थे शिव जी और हनुमान जी के भक्त थे। शिव जी और हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, कट्टर भक्त आप बोल सकते हो उन्हें। और जो इनकी माँ थी जीजाबाई, ये भी शिव जी की भक्त थी। किनकी भक्त थी? शिव जी की। तो इन्हीं के कारण इनका नाम क्या रखा गया था? शिवाजी रखा गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दूसरा, एक और है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, इनके बारे में भी जरूर आप याद रखना। इनका जन्म जो होता है 1540 में होता है बच्चों। जन्म कहाँ होता है, कब होता है? 1540 में, और मृत्यु होती है 1597 में। ठीक है, इनके जो गुरु रहते हैं उनका नाम रहता है हरिदास। धार्मिक गुरु जिन्हें माना जाता है, किन्हें माना जाता है? हरिदास माना जाता है। और रामदास किसके होते हैं? ये होते हैं महाराज शिवाजी के। ये बात आप लोग यहाँ से, छोटी सी है बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? रामदास हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाषाण युग में निम्नलिखित में से किस युग में माइक्रोलिथ सबसे अधिक पाए गए? पाषाण काल जो चले, जो 3 काल चले, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, 3 काल चलते हैं। ठीक है, ये ताम्र युग अलग है, ये पाषाण युग में तो 3 युग ही आते हैं, ये वाले तीनों। ठीक है, अब तीनों युग आते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने कहा पाषाण युग, मध्य पाषाण और नव पाषाण, अपन इसको बोल सकते हैं। 3 टाइम चलते हैं। ठीक है, तो पाषाण युग जो रहता है, पूरा पाषाण काल जिसे बोल दिया जाता है, ये बहुत ही प्राचीन लाखों सालों पहले होता है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, ये पूछा गया है कि माइक्रोलिथ किस में मिलते हैं? तो माइक्रोलिथ मिलते हैं, माइक्रोलिथ किस में मिलते हैं बच्चों? मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये बात अपन को यहाँ से क्या रखनी है बच्चों? याद रखनी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? मध्य पाषाण काल हो जाएगा। तो आंसर इज बी। अफगानिस्तान का हेलमंड प्रांत की खेती के लिए फेमस है। मतलब हमसे ये पूछा जा रहा है हेलमंड जो प्रांत है वो किसकी खेती के लिए फेमस है? तो ये है अफीम यानी कि ओपीएम की खेती के लिए फेमस है। अब आपसे अफगानिस्तान के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि बच्चों ये बताओ हमें, अफगानिस्तान 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 की जो लैंग्वेज है वो पश्तो है और इसकी कैपिटल क्या है? काबुल। कैपिटल क्या है बच्चों? काबुल। और इसकी लैंग्वेज है पश्तो। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। किसकी? अफगानिस्तान की। ये 2 मेनली चीज़ें हैं, हमें यहाँ से क्या रखनी है?
याद रखनी है। तो सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान हेलमंड प्रांत में अफीम की खेती की जाती है। किसकी की जाती है? अफीम की खेती की जाती है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडन कनाल कहाँ स्थित है? कोडन जो हिल स्टेशन है ये कहाँ स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये स्थित है पालनी की पहाड़ियों में। कहाँ पे स्थित है बच्चों? ये पालनी की पहाड़ियाँ। और पालनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में है। आप याद रखिएगा कि पालनी की जो पहाड़ियाँ हैं, पालनी हिल्स या पालनी की जो पहाड़ियाँ हैं बच्चों, ये क्या है? ये तमिलनाडु में है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऑप्शन और देखते, ऑप्शन में और क्या चीज़ें दे रखी हैं। फिर दे रखा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इनके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों के अंश है बच्चों। ये पहली बात तो याद रखो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है टोडा बेटा, हाईएस्ट पीक इन नीलगिरी, हाईएस्ट पीक इन नीलगिरी। नीलगिरी क्या करता है कि जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है इसको मिलाने का काम करता है बच्चों। उसको मिलाने का काम कौन कर रहा होता है? तो यही कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है? नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ने का कार्य करती है, जोड़ने का कार्य करती है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। पालनी की जो पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं, वो तमिलनाडु में है। नीलगिरी की जो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है टोडा बेटा है। अब टोडा बेटा तो है, अब दूसरी बात याद रखनी, पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ने का कार्य कौन करता है? नीलगिरी की पहाड़ियां करती है। अगर आपसे दोनों में से पूछा जाए कि सर पूर्वी घाट पुराना या पश्चिमी घाट, तो पूर्वी घाट पुराना है, पूर्वी घाट पुराना है। ओल्डेस्ट आपसे घाट पूछा जाए तो कौन सा है? पूर्वी घाट है। ये बात आप लोग यहाँ से दिख रहा है ना अच्छे से, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा कि पूर्वी घाट है बच्चों, ये टूटा फूटा है और ये क्या एकदम समतल है, तो आपसे टूटा फूटा घाट भी पूछा जाए ऐसे कैसे? टूटा फूटा घाट कौन सा है? टूटा फूटा घाट पूर्वी घाट है। ईस्टर्न घाट जो है उसकी याद रखना, पूर्वी बोले तो पूर्वी का मतलब है ईस्टर्न घाट। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है जी, आओ अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ भी तमिलनाडु में हैं। कार्डामम की पहाड़ी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? कार्डामम की पहाड़ी कहा जाता है। तो कार्डामम की पहाड़ी भी कहाँ पे है बच्चों? ये भी तमिलनाडु में है। ये बात सारी बातें अपन को यहाँ से इस क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, तमिलनाडु, ये लीजिए भैया। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पालनी की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? ये तमिलनाडु में है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? तो ये जो शतक लगाया था भारतीय टीम के जो प्लेयर हैं जिन्हें क्रिकेट के भगवान कहा जाता है ना, बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था। किसके खिलाफ 100वां शतक लगाया था बच्चों? बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर हैं जो क्रिकेट के गॉड कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? क्रिकेट के गॉड, यानी कि क्रिकेट के भगवान कहा जाता है। इन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। किससे सम्मानित किया जा चुका है बच्चों? इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। अब ये आप पूछ रहे होंगे सर ये भारत रत्न पुरस्कार क्या है? ये भारत रत्न जो पुरस्कार है बच्चों इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके टोटल 100 शतक हैं। आपसे पूछा जाए कि भैया हमें ये बता दो क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक किसके हैं? हाईएस्ट सेंचुरी इन क्रिकेट हिस्ट्री, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं अपन लोग,
हिस्ट्री 100 किसके हैं? सचिन तेंदुलकर। हाईएस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट नहीं, ऑल ओवर क्रिकेट की तीनों फॉर्मेटों की बात कर रहा हूँ, जिसमें तीनों क्रिकेट फॉर्मेट आ जाते हैं, जिसमें T20 भी आ गया, वनडे आ गया और टेस्ट आ गया, सबको मिला के 100 सेंचुरी है इनकी। ये बात भी हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो क्रिकेट में डबल सेंचुरी मेंस में लगाई थी, सबसे पहले अगर डबल सेंचुरी की बात की जाए, फर्स्ट डबल सेंचुरी इन मेंस, फर्स्ट डबल सेंचुरी इन मेल्स, अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स सचिन तेंदुलकर। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सचिन तेंदुलकर के बारे में छोटे छोटे फैक्ट है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन है, वनडे में इनके सबसे ज़्यादा रन है, T20 में तो नहीं है। बाकी जो दो फॉर्मेट है T20 और वनडे में, सबसे ज़्यादा जो टेस्ट सेंचुरी भी इन्हीं के नाम है, दूसरा बात इनके रन भी सबसे ज़्यादा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये करंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपसे पूछ ले क्रिकेट की जब बात आती है तो ICC के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे कि ICC का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ICC का मुख्यालय है बच्चों दुबई में। और आपसे BCCA का ही पूछ ले तो ये है मुंबई में। ये बात आप लोग यहाँ से छोटी छोटी बातें हैं जो अपन को याद रखनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। अब बांग्लादेश के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे, बांग्लादेश के आपसे क्या पूछ लिया जाता है वो बताते हैं आपको। बांग्लादेश की राजधानी बहुत चर्चा का विषय रहती है, जिसका नाम है ढाका, ठीक है। इसकी करेंसी याद रखी थी है टका। ये दो चीज़ यहाँ के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट नहीं है कि कभी भी वो बदल जाते हैं, लेकिन दो चीज़ आपको याद रखनी है, बांग्लादेश ढाका और दूसरा टका। ये बात आप लोग यहाँ से बच्चों ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? चलो पश्चिमी और पूर्वी घाट अभी डिस्कस ही कर रहे हैं तो उसी पे चलते हैं, आ जाइए, ठीक है। ये रहा पूर्वी घाट बच्चों, इसे बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न घाट हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब दूसरी बात करते हैं वेस्टर्न घाट। ये रहा, ठीक है। अब बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि टूटा फूटा घाट है। ये कैसा है? ऐसे टूटा फूटा घाट है बच्चों। और ये क्या कंटिन्यू ऐसे है, इसलिए पुराना ओल्डेस्ट घाट भी है। ये क्या बच्चों? ओल्डेस्ट घाट भी है। और न्यूएस्ट घाट की जब बात आती है तो वो ये है न्यूएस्ट घाट, न्यूएस्ट घाट। अब दूसरी बात पूछते हैं कि नीलगिरी के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे कहा नीलगिरी, तो नीलगिरी इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इनको क्या करता है? नीलगिरी जोड़ने का काम करता है, नीलगिरी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखेगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा आता है कौन सा नहीं आता स्टेट। जैसे पहले दो ऑप्शन देखते हैं, गुजरात और तमिलनाडु। नहीं आता, तो गुजरात तो यहाँ पे है, ये रहा गुजरात, गुजरात। और तमिलनाडु यहाँ पे है, ठीक है ना। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए भैया, ये रहा, ये क्या है? तमिलनाडु है। ठीक है। अब एक और क्या दे रखा है बच्चों? एक और ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ये लीजिए। और आंध्र प्रदेश आता है बच्चों यहाँ पर, आंध्र प्रदेश। इसने नहीं के बारे में पूछा है, किसके बारे में? पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है। तो पश्चिमी घाट तो ये रहा, वेस्टर्न घाट तो ये रहा, ये पश्चिमी घाट का। गुजरात भी पार्ट है, तमिलनाडु, और कौन सा नहीं है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश नहीं है पश्चिमी घाट का पार्ट। ये किसका पार्ट है? ये पूर्वी घाट का पार्ट है। यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या कर देंगे यहाँ से अपन? आंध्र प्रदेश कर देंगे। अब आंध्र प्रदेश की जब बात चली है तो भाषा के नाम पर बना पहला राज्य था। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज जो इंडिया में फर्स्ट स्टेट जो बनता है वो कौन सा होता है बच्चों? आंध्र प्रदेश होता है। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया कौन सा होता है बच्चों? आंध्र प्रदेश होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है बच्चों? तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी उसका नाम है अमरावती, अमरावती। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखें।
इससे राज्य कौन सा अलग हुआ था? तो अलग इससे जो राज्य हुआ था उस राज्य का नाम क्या है? तेलंगाना। यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है बच्चों? तेलुगु। भाषा का नाम क्या है बच्चों? तेलुगु। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। चलिए और डिस्कस करते हैं, ठीक है। गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गांधीनगर से पहले ये बात करते हैं गांधीनगर बना कब था? गांधीनगर सॉरी गुजरात बना कब था? तो 1 मई 1960 को बनता है। 1 मई 1960 को। जब इसकी राजधानी क्या होती है? अहमदाबाद। इसकी राजधानी क्या होती है बच्चों? अहमदाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से बच्चों याद रखने, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। भारत में सत्ता का हस्तांतरण पुस्तक किसने लिखी है? भारत में जो सत्ता का हस्तांतरण जो पुस्तक है वो लिखी है वीपी मेनन ने। अब ये वीपी मेनन साहब कौन है उनके बारे में देखते हैं। चलो वीपी मेनन साहब, वीपी मेनन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक है। सबसे करीबी व्यक्तियों में से एक है। इस बुक को ज़्यादातर यूपीएससी के जो अप्रेंटिस होते हैं ना वो पढ़ते हैं इस बुक को, ठीक है। तो सरदार पटेल के क्लूज होने के कारण जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ ना वो तरीके से लिखा है इन्होंने। किन्होंने? वीपी मेनन साहब ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? वीपी मेनन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपक्षीय सम्मेलन इंस्टीट्यूट ऑर्गेनिक प्रदूषक के मानव स्वास्थ्य पर्यावरण की रक्षा करना चाहता है? तो कौन सा है? वो है स्टॉकहोम कन्वेंशन। कौन सा है बच्चों? स्टॉकहोम कन्वेंशन। तीरंदाजी एशिया कप 2025 सिंगापुर लेग 2 में भारतीय तीरंदाजों ने कितने पदक जीते? तो ये पदक जीते हैं 9। कितने पदक जीते हैं? 9। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया मोहम्मद आरिफ खान को। एसबीआई के जो जनरल इंश्योरेंस के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया है मोहम्मद आरिफ खान को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता की है? तो वो की है भैया 48 नंबर की। कितने नंबर की है? 48 नंबर की। किस देश के पास आधिकारिक तौर पर 2025 आईसीसी महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी का अधिकार है? तो वो है भारत के पास। किसके पास है बच्चों? वो है भारत के पास। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बच्चों भूपेंद्र यादव को। किसे चुना गया बच्चों? भूपेंद्र यादव को। ऐसे करके हमने आज 25 क्वेश्चनों का सोल्यूशन किया, मॉक टेस्ट का सोल्यूशन किया। आपको ध्यान रखना है कि अपने ऑप्शन जो एनालिसिस किया वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।